सो चलो अभी बात कर लेते हैं हम लोग रोलिंग ऑफ बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन। रोलिंग बॉडी अगर है तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है, कितना फ्रैक्शन ट्रांसलेशन को मिलता है, कितना फ्रैक्शन रोटेशन को मिलता है, ये इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अभी एक इंक्लाइंड प्लेन में मान के चलता हूं यहां पर, और इस इंक्लाइंड प्लेन पर कहीं पर एक बॉडी रख देता हूं और इसको दैट बॉडी इज हियर एंड इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट से इसको रिलीज कर दिया गया। ये जो सरफेस है, ये सरफेस मैं रफ मान के चल रहा हूं। यहां पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मान लीजिए थीटा है। जैसे हम लोग रिलीज कर देते हैं तो होता क्या है, इस बॉडी का जो mg साइन थीटा होता है वो कंपोनेंट इसको नीचे खींचता है। mg कंपोनेंट mg साइन थीटा कंपोनेंट तो mg साइन थीटा इसको नीचे खींच रहा है। अभी अगर रोलिंग वाली कंसेप्ट ना कंसिडर किए, सिर्फ ये बॉडी अगर आप ट्रीट करें तो बॉडी ऑब्वियसली नीचे नीचे आने वाली है, और इसका अगर हम लोग एक्सेलरेशन बात करें तो ये g साइन थीटा। लेकिन यहां पर ये सरफेस रफ होने की वजह से फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन इसको रोटेट करेगा। तो फ्रिक्शन इसको रोटेट करने के लिए खुद की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में दे देगा। तो इस पर फ्रिक्शन जो काम कर रहा है, इस बॉडी पर जो फ्रिक्शन काम कर रहा है, ये काम करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में और बॉडी रोटेट होना शुरू हो जाएगी। अभी हम लोग प्योर रोलिंग के बारे में ही बात कर रहे हैं। जैसे जैसे ये बॉडी नीचे आ रही है, इसका जो स्पीड होगा वो स्पीड बढ़ते रहेगा, और स्पीड बढ़ रहा है तो यहां पर इसका स्पीड मान लीजिए v है। एक्सेलरेशन भी इसका हमें कैलकुलेट करते आना चाहिए, और उसको कितना टाइम लग रहा है नीचे आने में वो अभी हमको समझना है। तो इसमें बेसिकली इंफॉर्मेशन जो दी गई होती है, जाती है मोस्टली वो एच की इंफॉर्मेशन दी जाती है कि इतने हाइट से इस ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया गया है। जो ऑब्जेक्ट है दैट में भी सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, रिंग, डिस्क, ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। चलो, इसको रिलीज करने के बाद हम लोगों को जो चीज़ें समझ रही है यहाँ पर, ये एक है कि एनर्जी जो इसके पास थी वो थी मान लीजिए mgh। ये एनर्जी का इस्तेमाल किया है। जब ये नीचे आता है, प्योर रोलिंग वाला केस चल रहा है, तो इसीलिए जो पूरा के पूरा एनर्जी है दैट विल गेट कन्वर्टेड टू रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, जो कि था हमारे पास हाफ ऑफ m v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यहां पर m अगर कैंसिल कर देते हो तो v सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है, जो ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है इस इंस्टेंट पर जबकि वो सबसे नीचे आ चुका है, वो है रूट ऑफ 2 टाइम्स gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। मतलब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू डिपेंड है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो ये डिपेंड है, किस चीज पर डिपेंड है, एक तो हाइट पर डिपेंड है, और दूसरा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर मतलब शेप पर डिपेंड है। इसका मीनिंग ये हो गया है कि रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, ये जो बॉडी अलग अलग है, अलग अलग बॉडी का के स्क्वायर आर स्क्वायर अलग है। मतलब अगर हम लोग ऊपर से इन बॉडीज को छोड़ रहे हैं तो हर एक बॉडी का स्पीड अलग होगा जब वो नीचे पहुंच रही है। ये एक चीज हो गई है। दूसरा, यहां से यहां तक आया, मान लीजिए यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो यस कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है, यस कंसिडर कर चलता हूँ। तो यहां पर तो मैं यूज करता हूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स एस। यू तो 0 था, तो वी स्क्वायर, अगर वी स्क्वायर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, वी मतलब सेंटर ऑफ मास का ही बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एस। अभी एस तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन मान के चलिए हमने, लेकिन जो मोस्टली होता क्या है एग्जाम में, एच की इन्फॉर्मेशन ही दी जाती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, जिसको मैंने एस बोल दिया था। तो एस को रिप्लेसमेंट करना है एच बाय साइन थीटा से। अगर वैसा होता है तो ट्वाइस ऑफ ए और एस की जगह पर मैं एच बाय साइन थीटा लिख देता हूँ। एच एच तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा,
तो एक्सेलरेशन कितना मिलना है, और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये मुझे मिलने वाला है g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये हो गई मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो अभी एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का जो है वो है g sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं हम लोग, सेंटर ऑफ मास। यस, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास g sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इसी में अगर टाइम के बारे में बात करें, v इक्वल टू यू प्लस ए टी अगर मैं इस्तेमाल करता हूं, तो u तो 0 था, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 80। अगर मैं टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, आपके पास v भी है a भी है, टाइम अगर आप कैलकुलेट कर देते हो तो 1 बाय साइन थीटा रूट 2h बाई जी इन ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ जाएगा। आपको ये निकालते आ सकती है वैल्यू, एक बार आप लोग चेक करके देख लो, एक बार कैलकुलेट करके देख लो। टाइम जो है दैट डिपेंड्स अपॉन इंक्लिनेशन, साइन थीटा पर डिपेंड है। एक्सेलरेशन भी जो है वो इंक्लिनेशन पर डिपेंड है, मतलब थीटा पर डिपेंड है, और शेप पर भी डिपेंड है। टाइम देखिए हालांकि तीनों चीज़ों पर डिपेंड है, इंक्लिनेशन है, हाइट है और शेप भी है। तो ये 3 फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलो यहाँ समझ लो इसको कि जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास था वो तो भाई मेरे पास था रूट 2 जी एच डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये एक चीज़। फिर आ गई मेरे पास एक्सेलरेशन वैल्यू, तो ये आ गई जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और फिर एक वैल्यू आ गई टाइम की, 1 बाय साइन थीटा रूट 2h बाई जी 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये तीनों चीज़ें हमारे पास चल रही है अभी इन तीनों पर कैसे काम करते हैं उसको समझ लो। जो बहुत ही पॉपुलरली अगर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये देखिए, किसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी जो नीचे आएगा, या फिर किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, या कौन सबसे कम समय लेने वाला है जब वो नीचे आएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हम लोग ऊपर से रिलीज कर रहे हैं कुछ बॉडीज, तो उन बॉडीज में मान लीजिए रिंग है, दूसरी डिस्क है, रिंग या फिर आप हॉलो सिलेंडर इमेजिन कर सकते हो, डिस्क या फिर सॉलिड सिलेंडर मान के चलो। यहां पर सॉलिड स्फीयर, फिर हॉलो स्फीयर। तो देखिए क्या करना है, इसका जो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर वाला वैल्यू है जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था 1 है, इसका जो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है ये वैल्यू 1/2 है, इसका जो वैल्यू है ये 2/5 है, मतलब 0.4 आ रहा है, ये 0 पॉइंट यहाँ पर ऊपर 5 है, और हॉलो जो है उसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 2/3 आ रहा है, मतलब 0.66 आ रहा है। ठीक है, अभी क्या समझना है देख लो। v जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो वैल्यू है रूट ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो समझना क्या है, जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ज़्यादा उसका v सबसे कम। समझ में आ रहा है, जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ज़्यादा, क्योंकि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू बढ़ गई है, जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ज़्यादा उसका वेलोसिटी कम होगा। उसी तरीके से अगर आप एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हो तो एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो इसमें भी जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो कम होगा। ठीक है, तो आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको प्लेस करना होता है। तो देखिए क्या होगा, जैसे कि रिंग के बारे में बात करूं तो अगर मैं रिंग को इस्तेमाल करना है तो मैं आर डिनोट कर दूंगा, या फिर हॉलो सिलेंडर के लिए एच सी कंसिडर कर दूंगा, डिस्क के लिए या तो डी यूज़ करूंगा, या सॉलिड सिलेंडर के लिए एस सी यूज़ कर लूँगा, सॉलिड स्पीयर के लिए एस एस यूज़ करूँगा, और हॉलो स्पीयर के लिए एच एस यूज़ करूँगा। ठीक है, ये कोड वर्ड मान के चलो। तो होता क्या है, सबसे ज़्यादा वैल्यू जिसका है उसका भी सबसे कम होगा, ठीक है। तो किसका ज़्यादा है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर,
के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अगर आप देखोगे तो रिंग का या हॉलो सिलेंडर का सबसे ज़्यादा है। मतलब वेलोसिटी ऑफ रिंग इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ हॉलो सिलेंडर, ये दोनों का सेम होगा, इज लेस देन। ठीक है, ये सबसे कम वैल्यू है। उसके ऊपर कौन है? तो चलिए 1 नंबर के बाद जो बड़ी वैल्यू है वो है हॉलो स्फीयर की, तो वेलोसिटी ऑफ हॉलो स्फीयर उसके बाद आएगा। फिर उसके बाद जो वैल्यू है, जो कम वैल्यू है, वो तो सॉलिड सिलेंडर या फिर डिस्क की है, तो वेलोसिटी ऑफ डिस्क या फिर वेलोसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर। और सबसे अगर बात करें लास्ट में जो सबसे कम वैल्यू जो है, सबसे कम वैल्यू जो है वो किसकी वैल्यू है? ठीक है, सबसे कम वैल्यू जिसकी है वो 0.4 है। तो 0.4 होने की वजह सॉलिड स्फीयर, तो वेलोसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर। समझ रहे हैं आप लोगों को? देखिए, जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ज़्यादा है उसका भी सबसे कम होगा, ये हम लोगों ने बोला था। तो हम लोगों ने ज़्यादा से लेकर बात की है, तो ये सबसे ज़्यादा है, तो इसका v जो होगा वो सबसे कम होगा। फिर दूसरी वैल्यू ये सबसे ज़्यादा थी, मतलब इससे बाद में ये वैल्यू आ रही है, तो ऑब्वियसली इसकी भी कम होगी। समझ रहे हैं आप लोगों को? या फिर जिसका सबसे कम नंबर उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा। अच्छा चलो, अगर हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं, एक्सेलरेशन को भी वही लॉजिक पड़ रहा है। तो एक्सेलरेशन ऑफ रिंग, एक्सेलरेशन ऑफ हॉलो सिलेंडर इज लेस देन एक्सेलरेशन ऑफ हॉलो स्फीयर, लेस देन एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क, और ये तो एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड सिलेंडर के बराबर है, इज लेस देन एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन जो होगा वो सॉलिड स्फीयर का होगा। अच्छा, टाइम के बारे में बात करें तो टाइम कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है। तो जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ज़्यादा, उसका टाइम सबसे ज़्यादा टाइम, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, ऑब्वियस है। देखो भाई, जिसकी स्पीड सबसे कम है वो सबसे लेट पहुंचने वाला है। जिसकी स्पीड ही सबसे कम होगी वो सबसे लेट पहुंचेगा, उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा का मतलब समझ रहे हो आप यहाँ पर? उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है रिंग को और हॉलो सिलेंडर को। फिर थोड़ा सा कम टाइम लगेगा हॉलो स्फीयर को, फिर कम टाइम लगेगा डिस्क को और सॉलिड सिलेंडर को, और सबसे कम टाइम लगेगा सॉलिड स्फीयर को। ये सबसे कम वैल्यू है, ये सबसे ज़्यादा वैल्यू है, मतलब सबसे ज़्यादा टाइम। सबसे लास्ट जो पहुंचने वाला है वो पहुंचने वाला है रिंग और हॉलो सिलेंडर। फिर उसके पहले ये पहुंचने वाला है, उसके पहले ये पहुंचने वाला है, और सबसे पहले जो पहुंचने वाला है वो, देखिए मैंने आपको एक फ्रिक्शन के बारे में बताया यहाँ पर कि जब इंक्लिनेशन से नीचे कोई ऑब्जेक्ट आ रहा हो तो फ्रिक्शन ने खुद को एडजस्ट कर लिया था यहाँ पर, और किस डायरेक्शन में एडजस्ट कर लिया? तो फ्रिक्शन ने खुद को एडजस्ट कर लिया इन दिस डायरेक्शन जब बॉडी नीचे आ रही है। सो डाउन द प्लेन अगर बात करें तो फ्रिक्शन जो होता है वो होता है अप द प्लेन। ये क्यों होता है? क्योंकि उसको रोटेट करवाना होता है। यहाँ स्पीड बढ़ रही है, देखिए क्या होता है, सेंटर ऑफ मास की स्पीड बढ़ रही है। तो अगर प्योर रोलिंग करना है आपको तो ये चीज़ तो बहुत ही क्लियरली फॉलो करनी पड़ेगी कि यहाँ पर देखिए क्या होता है। रोलिंग एक्सेलरेटेड पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन जो होता टेंजेंशियल कितना था, आर अल्फा, और ये था AC था। बॉडी का AC तो बढ़ रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो बढ़ रहा है, तो उसने रोटेट भी होना चाहिए ना। तो उसको रोटेशन कौन देगा, रोटेट कौन कराएगा? तो फ्रिक्शन एडजस्ट करता है, फ्रिक्शन हेल्प करता है। लेकिन इसी चीज को अगर मैं अप द प्लेन ले लेता हूं, इंक्लिनेशन ऊपर जा रहा है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट जो है ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर अगर जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास घटने वाला है। अगर ये वैल्यू घटने वाली है और प्योर रोलिंग को रखना पड़ेगा तो इसका जो रोटेशनल इफेक्ट है वो कम करना पड़ेगा। तो रोटेशन जो हो रहा है उसको एंटी अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट करने के लिए फ्रिक्शन खुद को इस सेंस में मैनेज कर लेगा कि अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कम हो रहा है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर कम हो रहा है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कम हो रहा है।
अगर ऐसे हो रहा है तो इसका जो आर ओमेगा वाला वैल्यू है वो भी कम होना चाहिए, या फिर आर अल्फा वाला वैल्यू वो कम होना चाहिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो उसको कम करने के लिए, उसके रोटेशन कम कराने के लिए फ्रिक्शन खुद को एडजस्ट कर लेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरीके से आप इस एग्जाम्पल में फ्रिक्शन को भी मैनेज कर सकते हो, देख सकते हो।